नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 का एक लास्ट चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है वेव मोशन। हम वेव मोशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेव के बारे में बात कर रहे होंगे। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, बीट्स, सब के बारे में बात कर रहे होंगे दोस्तों। बेसिकली इस चैप्टर में वेव की एक छोटे से बेसमेंट हम लोग इस चैप्टर से बिल्डअप करेंगे, और बाद में यही चीज हमें यूज होता है कहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसे हम वन शॉट में बेसिकली पूरा कवर कर रहे होंगे। इसमें सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ डिटेल में बात कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। पहले इसी स्लाइड से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ थंबनेल लगाया है, तो वहां से समझ जाएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, आप इस वाले डायग्राम को देखिए दोस्तों। इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे वेव का डायग्राम बना है। तो यहाँ पे पूछता है व्हाट इज अ वेव। तो वेव वेव पढ़ने से पहले पहले आइए, मतलब ये डायग्राम पढ़ने से पहले आइए हम वेव की डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। पहले इस फोटो को यहाँ सेट कर देते हैं दोस्तों, और ये ताला को तोड़ते हैं एज यू नो, और से जादू से जूम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग वेव की बात कर रहे होंगे, वेव मोशन की बात कर रहे होंगे। बेसिकली इसमें हम डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से हट चुका है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो मैं बाद में इसे ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम इस डॉपलर इफेक्ट की बात नहीं कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं वेव। वेव इट इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये डिस्टर्बेंस होता है कहाँ, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल, इट इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम विच ट्रेवल्स नॉट अ पार्टिकल। इसमें दोस्तों पार्टिकल नहीं ट्रेवल करता, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, मतलब इक्विलिब्रियम से क्या होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा दो, थोड़ा सा हिला डुला दो, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वही होता है वेव, उसी से बनता है वेव। इसमें दोस्तों पार्टिकल नहीं ट्रेवल करता है। इसमें पार्टिकल एक एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह नहीं जाता है। एक पार्टिकल फिक्स रहता है, उसी जगह ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे। अब पिछले वीडियो में हम लोग ऑसिलेशन की बात कर चुके हैं। ऑसिलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से जैसे आप ध्यान से देखे रहोगे, वो सर्कल पे पूरा एक जगह पे, जब इस तरफ लाइट डालते थे तो वहां पे इमेज बनती थी। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो दोस्तों आप पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एसएचएम अपना तैयार करिए। ठीक है, बाकी आपका ये रिवीजन वीडियो है तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वेव क्या है? ये इक्विलिब्रियम से डिस्टरबेंस होता है, मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस होता है कुछ डिस्टेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? वो एनर्जी वेव ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। बट वेव ट्रांसफर ऑफ मास, ये गलत बात है दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ मास नहीं करता, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल नहीं करता, ये आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लिया मैंने रस्सी, एक मैंने क्या लिया, रस्सी, स्ट्रिंग, और मैंने एक पेड़ से क्या किया, उसे बांध दिया, और दूसरी तरफ से मैंने लिया, और ये पटक 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 निकाल रहे हैं, और उसमें से वेव निकलती रही है और आगे जाके ट्रेवल कर रही है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे कैसे जा रही है। फिर फिर दूसरी बार दूसरे वाले में और कर रहे हैं, तो वो आगे जाके और फिर वो एक पेड़ से जाके टकराते, फिर वापस आते, साई साई साई, समझ गए? ये ऐसा होता है। ठीक है, आइए अब हम वेव का वो डायग्राम देखते हैं। जैसे इस पेज पे आए तो यहाँ पे देखेंगे एक वेव का डायग्राम बना हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का एक देखिए, एक वेव होता है दोस्तों। लेकिन वेव का मतलब यहाँ से, यहाँ ऑरिजिन से शुरू होता है, फिर यहाँ पे खत्म होता है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, एक वेव बनता है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि ऑरिजिन से ही शुरू हो। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। वेव यहाँ से भी शुरू हो सकता है। ये इसमें यहाँ से लिया दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से ही खत्म हो। जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो वो होता है आपका एक वेव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम पीरियड हो गया, समझिए। आई होप समझ गए होंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना लेना है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। आपको बेसिकली ऑरिजिन से ही हम लोग बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो सिंपल टर्म पड़ता है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए, ऑरिजिन से मैंने बात की है और यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं ये, और फिर यहाँ पे ले आए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, या मैं पहले ही डायग्राम की बात कर लूंगा दोस्तों, क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ देखिए,
यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टाइम पीरियड हुआ कि नहीं, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक, सॉरी, एक मिनट, मैंने ही गलत बना दिया है दोस्तों। इसे बेसिकली मुझे एक पेज में लेके अलग समझना चाहिए, लेकिन यहाँ आप समझ लेते हैं, फिर एक पेज में ही आप कहोगे तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। इसका जो मैक्सिमम अपर वाला पार्ट होगा इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला उठा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। अगर वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में उठा हुआ है तो उसे बोलते हैं क्रस्ट, और नेगेटिव वाई एक्सिस में जब नीचे जाता है तो उसे बोलते हैं टफ दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं? टफ। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये याद रहेगा आपको। आई होप ये सब बातें पता होंगे दोस्तों। अगर नहीं पता होगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब टाइप्स ऑफ वेव की बात करेंगे तो आइए एक स्लाइड में लेते हैं और वहां पे बात कर रहे होंगे। अब टाइप्स ऑफ वेव की बात करनी है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ वेव की बात करने है तो क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा यहाँ कर देते हैं। आइए थोड़ा पेन को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है। ये सही पोजीशन है इसकी। हाँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए। वेव कितनी तरह का होता है दोस्तों? दो तरह का। मतलब वेव बेसिकली तीन टाइप के होते हैं जो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ कौन कौन से वो तीन टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला, ये लेता हूँ दूसरा, और ये लेता हूँ तीसरा, इसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, समझिए। अब पहले टाइप में वेव डिवाइड होता है दो पार्ट में, दैट इज ए एंड बी वाला पार्ट, और वो होता है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम सी और डी बोल देते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव, ठीक है दोस्तों, समझिए। और एक तीसरा वाला वेव होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई एफ करके, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट जस्ट, आई हैव टू नीड इट। तो अब ये बात करते हैं, ये होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, समझ गए। अब हम इसे एक एक करके बात कर रहे होंगे। आइए क्या करते हैं, ऊपर करते हैं इसे। पहले क्या करते हैं, एक एक स्लाइड लेते हैं, उसमें बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें बेसिकली बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में दो पार्ट मैंने लिए थे, एक बात किया था पहले। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, तीसरे से बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव, ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको पता है मैकेनिकल वेव क्या होता है, विच रिक्वायर मीडियम दोस्तों। इसको मीडियम चाहिए होता है, तो इसमें मीडियम प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट, मीडियम प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव साइन, मतलब दोस्तों प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रेजेंट, मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव में दोस्तों मीडियम एब्सेंट है, मीडियम मीडियम एब्सेंट होगा, ठीक है दोस्तों। मीडियम क्या होगा इसमें? एब्सेंट होगा। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसमें देखिए, जब मीडियम प्रेजेंट है एग्जाम्पल हमें आपका साउंड वेव आ जाएगा। कौन सा वेव? साउंड वेव आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और आपका आ जाता है स्टिंग वेव। क्या आ जाता है? स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव,
ठीक है। और इसी में आपका एक आ जाता है एयर कॉलम वाले में, या वाटर में भी वही होता है दोस्तों, एयर कॉलम वाटर साउंड वेव का ही होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव जो होता है इसे बोलते हैं। ठीक है, लाइट वेव इसी को बोलते हैं। ये लाइट वेव भी इसे वो बोलते हैं दोस्तों, समझ गए। आइए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लेते हैं कैसे होता है। पहले स्लाइड में चलेंगे तो आपको यहाँ से कुछ उड़ता उड़ता नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट। इसको क्या वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं ये क्या करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट आई नीड सम टाइम दोस्तों। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। बेसिकली 1 मिनट दोस्तों, आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या करते हैं, पहले इसे डाउनलोड कर देते हैं। 1 मिनट, ध्यान से, ये वाला चाहिए, बस बस, थैंक यू। अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक, अब आपको सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप देख पा रहे होगे क्या, वेव का मोशन। तो वेव का मोशन बेसिकली इस हाथ से समझिए, ऐसे कुछ इस तरह का लीजिए। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस पे आपको लेना है मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों। ठीक है, अब आपको इस तरफ ऐसे दिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे मोशन करा दो। मोशन करा रहे हो दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है, कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ से इस डायग्राम को देखिए कैसे मोशन हो रहा, कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा है, और ये वाला मोशन कुछ इस तरह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इससे समझ जाओगे कि वेव का मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये अपना थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए हम इसी में ही क्या कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में, दैट इज कौन सा वेव अपना, सेकेंड नंबर कौन सा था, हाँ, प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव, इसका सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। आइए, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इसमें पहले से डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू से प्रोग्रेसिव वेव होती है दोस्तों। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसमें दोस्तों ट्रेवलिंग वेव होती है। इसमें क्या होती है, ट्रेवलिंग, इसमें ट्रेवलिंग होती है, वेव ट्रेवल कर रही होती है, ट्रेवलिंग वेव होती है। इसमें स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग एज नेम सजेस्ट, स्टैंडिंग वेव स्टैंड होती है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, आई हैव टू डिटेल सब। इसमें स्टैंडिंग वेव होती है दोस्तों, स्टैंडिंग वेव, कौन सी वेव, स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ वेव। ठीक है, कुछ इस तरह सा। अब इसका इक्वेशन पूछता है बेसिकली दोस्तों, इक्वेशन आपको पता होना चाहिए स्टैंड ट्रेवलिंग वेव का और स्टैंडिंग वेव का। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा से ज्यादातर हम लोग ट्रेवलिंग वेव की बात कर रहे होंगे, स्टैंडिंग वेव कहीं कहीं पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, आइए इसका इक्वेशन y बराबर लिख सकते हैं ई साइन, ई साइन, फिर ब्रैकेट में दोस्तों, ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये है आपका किसका, ये है आपका बेसिकली ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस में फाई होती है दोस्तों। ठीक है, और इसका इक्वेशन होती है दोस्तों बराबर ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ए साइन एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, सॉरी यहाँ पे प्लस करो, ए साइन एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी, फिर इसके बाद
क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं दोस्तों, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या है, एक आपका स्टैंडिंग वेव होता है। आई होप समझ गए होंगे। वेव अगर ट्रेवल कर रहा है तो प्रोग्रेसिव वेव, वेव अगर स्टैंडिंग है तो वो स्टैंडिंग वेव। अभी हम इसका डिटेल में वर्जन में बात करने होंगे, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे अपना है दोस्तों फर्स्ट नंबर, जिसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल वेव एंड, मैकेनिकल वेव की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव, वेव जो परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्ट करे, वेव जो परपेंडिकुलरली मूव करे, परपेंडिकुलर मूव करे, वो होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। या इसे कह सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ, ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसे आपको याद रखना है। और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है दोस्तों, वो पैरेलल वेव होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है। वो कैसे होती है, पैरेलल वेव होती है, ठीक है। बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव ही साउंड वेव है, और बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव ही साउंड वेव है। ये आपको एग्जांपल में याद रखना है, ये क्या है, साउंड वेव होती है, ठीक है। और ये आपका आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, कुछ इस तरह का होता है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर इसके है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इससे ऑसिलेट करते हैं, समझ गए। तो वो बढ़िया से होता है। आई होप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब थ्योरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं अपने पेज पे आते हैं, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, यस। डिस्टर्बेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ, डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, जो वेव का डिस्टर्बेंस होता है, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम उसको पोजीशन ही चेंज कर दें, वेव ऑन स्ट्रिंग, कहाँ पे अगर हम पोजीशन चेंज करा रहे हैं तो वेव ऑन स्ट्रिंग, धागे पे एक धागा लेते हैं, स्ट्रिंग मतलब धागा दोस्तों, जब हम धागे पे बांध देते हैं, एक रस्सी एक पेड़ से बांध देते हैं, फिर हिलाते हैं, ये पट सा एक साथ वहां गया, हो ऐसे आता है ना, तो वो हो गया। या तो जिम में जाते हो, खूब एक्सरसाइज किया, धक 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 धक, वहां पे भी कौन सा होता है, वेव ऑन स्ट्रिंग की ही बात होती है दोस्तों। दूसरा, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट चेंज करा रहे हो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बेसिकली पार्टिकल नहीं चेंज होता है, वो ऑसिलेट करता है और एनर्जी मूव करती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात है प्रेशर, प्रेशर कहाँ होता है दोस्तों, जब साउंड वेव आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप कान में ईयरफोन लगाए होंगे या आप कुछ भी सुन रहे होगे, तो कैसे होगा, बेसिकली आजकल लोग क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगाते हैं, शांति से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप ईयरफोन लगा के पढ़े, चाहे वैसे, डिस्टर्बेंस अगर होगा तो वो होगा ही उसमें, ठीक है। तो ज्यादा ये है कि हेडसेट बाहर निकाल के पढ़िए दोस्तों, और आराम से एलोन में पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं साउंड वेव की बात, जैसे आपके फोन से निकल रहा है वाइब्रेशन, अब आपको वाइब्रेशन हो रहा है, पहले एयर एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस करेगा, फिर खुलेगा, कंप्रेस करेगा, फिर आएगा, कंप्रेस करेगा, फिर आएगा, फिर आपके कान लगाए, वो बेसिकली इतना तेज हो रहा है, वहां से जो निकल रहा है साउंड, इतना तेज हो रहा है कि आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी लिपसिंग हो रही है, आपको वो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि लैग करने लगते दोस्तों, मैं बोल कुछ और रहा हूँ और मेरा लिप्स और कुछ बोल रहा है और आवाज आ रहा है कुछ और भी, समझ रहे हो, तो वो होता है, वो प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो आराम से पहले प्रेशर ऐसे से, पहले साउंड आया, कंप्रेस किया, फिर लो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेस, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन पे हमारे कानों तक आ जाता है, ठीक। तीसरा होता है दोस्तों डेंसिटी, डेंसिटी के कारण भी होता है जब साउंड वेव, क्या होता है, डेंसिटी कैसे हो गया दोस्तों, याद करिए। क्या होता है जब गर्मी होती है, जब मान लीजिए आसपास में आपके यहाँ प्लेटफॉर्म होगा लगभग 5-6 किलोमीटर पे, तो आप गर्मी के दिनों में उतनी आवाज ट्रेन की नहीं सुन पाओगे,
लेकिन जैसे जैसे ठंडी आती है या विंटर आता है दोस्तों, तो क्या होता है, विंटर में वो जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं पास पास आते हैं। अब एयर मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, समर सीजन में ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो आपको आवाज कम आएगी, ठीक है, क्योंकि उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब पास पास हो जाते हैं, वही उतनी ही डिस्टेंस पे आई गाड़ी, पॉन्ग ऐसे बोलेगी तो वो आपको तुरंत सुनाई दे जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो डेंसिटी पास पास है इसलिए तुरंत सुनाई देता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे देख पा रहे होगे, मैंने ये बता दिया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे वेव होता है। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी किस तरह से साउंड वेव कर मूवमेंट कर रहा है, किस तरह उसका मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली समझ गए। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे अपने पॉइंट पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव की बात करते हैं, जो अभी मैं हम लोग डिस्कस करके आ गए हैं। टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बेसिकली दोस्तों रिक्वायर करता है एक मीडियम, इसको एक मीडियम चाहिए होता है टू ट्रेवल। जैसे एयर मॉलिक्यूल एक मीडियम है दोस्तों, तो वहां से साउंड वेव हम लोग को सुनाई देता है। वाटर में भी हम लोग को साउंड वेव सुनाई देता है। अब अगर और आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो एक क्या लीजिए आप, धागा लीजिए, एक धागा लीजिए और उसके बॉटल को कट करिए। एक धागा लीजिए, बॉटल या स्टील लीजिए, वहां पे कट करके वहां पे इस तरफ चिपकाइए और एक एक लोग को दूसरे रूम में बैठा दीजिए, और इतना बड़ा धागा लीजिए कि उस रूम में भी पहुंच जाए। अब अगर आप यहाँ बोलोगे तो उसको वहां पे भी सुनाई देगा दोस्तों, ऐसा भी होता है। यही मैकेनिज्म है ट्रांसवर्स ऑफ वेव। बेसिकली हम जो बोल रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होके उसके पास पहुंच जा रहा है मेरी आवाज, और इसी से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ये चलता था वायर वाला सिस्टम से, बेसिकली पूरी जगह वायर फैला रहता था, तब हम लोग बात कर पाते थे एक दूसरे से या मम्मी पापा से कहीं भी। लेकिन आजकल क्या हो गया दोस्तों, वायरलेस सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू से हम लोग काम कम्युनिकेट कर रहे हैं दोस्तों। तरंगे चल रही हैं बहुत सारी, ये बेसिकली वो हार्मफुल भी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ह्यूमन की नेचर को हम लोग धीरे धीरे वैसा बना रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो चलने दीजिए, मे भी कुछ और डेवलप हो जाए और अच्छा हो जाए, फिर आप में से ही, हम लोग में से ही कोई वो डिस्कवर करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं साउंड वेव। मैकेनिकल वेव क्या है, साउंड वेव है वेव ऑन स्ट्रिंग, जो धागे पे स्ट्रिंग हो वो भी कैसा होगा, एक मैकेनिकल वेव होगा। या वेव इन एयर कॉलम, एयर कॉलम में भी कैसा होगा आपका मैकेनिकल वेव होगा दोस्तों। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता दोस्तों, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, मीडियम एब्सेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों अब वेव के हम और पार्ट पढ़ते हैं, जिसपे हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बताया ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर टर्म पे आके, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस तरफ वेव का डायरेक्शन, जिस तरफ पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहा है उसी तरफ भी ऑसिलेशन होगा दोस्तों, वही होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जैसे कि वेव ऑन स्टिंग, वेव ऑन स्टिंग, स्टिंग का वेव यहाँ पे, या लाइट वेव आ जाता है, या रिक्वायर्ड इलास्टिटी, ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव। बेसिकली अगर वेव इसी तरफ जा रहा है तो प्रोपेगेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वेव अगर उस डायरेक्शन जा रहा परपेंडिकुलर हो रहा है तो वो होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। अगर वेव इसी तरफ जा रहा है, प्रोपेगेशन भी इसी तरफ हो रहा है, तो वो होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ही दोस्तों बेसिकली आपका होता है साउंड वेव इन एयर, जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। या एयर में, वाटर में भी या एयर में भी कहीं भी रखोगे मीडियम, वो वहां पे साउंड वेव का ही होता है, ठीक है। वेव इन एयर कॉलम में भी ये होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। या सॉलिड लिक्विड गैस में दोस्तों, सॉलिड में जब स्टील में हम लोग हेलो हेलो बोलते हैं तो वहां जाता है, लिक्विड में भी दोस्तों और गैसेस में भी लॉन्जिट्यूडनल वेव ही होता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, वेव की जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है दोस्तों ऊपर ही, आपको पता होना चाहिए। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे दोस्तों बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, वाटर के सरफेस पे हम दोनों
लॉन्जिट्यूडनल वेव भी देख पाएंगे और ट्रांसवर्स वेव भी देख पाएंगे, ठीक है। बट लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे, इनसाइड द वाटर ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव इज देयर, केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव ही रहेगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है। इन सम क्वांटिटी वाई इज द डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या प्रेशर हो गया, समटाइम डेंसिटी हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है, ये चेंज होता रहता है दोस्तों। वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, या वाई डिपेंड ऑन टाइम, वाई डिपेंड करता है टाइम का ही, या टाइम का फंक्शन होता है दोस्तों। वाई इक्वल टू एफ ए टी प्लस बी एक्स होता है, ये जनरल इक्वेशन हो गया किसी भी वेव का, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इफ अगर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव होगा तब, कब इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव होगा, जब दोस्तों डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर हो जाए वेलोसिटी स्क्वायर और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y डबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे v जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा वहां पे डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेव की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो ना हो दोस्तों, तभी इस कंडीशन में प्रोग्रेसिव वेव की बात होगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव दैट इज ट्रेवलिंग वेव होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है, y इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ x एंड t। y सभी x और t के लिए भी डिफाइन होता है, कब, जब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर हो वेव वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वेव वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। ये इक्वेशन आती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन आती है, या इसे प्रोग्रेसिव वेव की बोल सकते हो इक्वेशन आ गई है दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ समझ गए हो गए। अगर समझ गए तो ये बात करते हैं आगे, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, सॉरी, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एफ ए टी प्लस माइनस बी एक्स होता है। तो वेव ऑफ वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ टी, जो टी के साथ जो कोफिशिएंट लगा है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट लगा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो ए अपॉन में बी, इस कंडीशन में, इस जनरल इक्वेशन से ए, टी का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी, ए अपॉन में बी हो जाता है। लेकिन एक इक्वेशन है जैसे कि y इक्वल टू थ्री साइन ब्रैकेट में टू एक्स माइनस फोर इंटू टी, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 4 और x का कोफिशिएंट 2 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 cos ब्रैकेट में 3t प्लस 2x अपॉन में पाई बाई टू, यहाँ पे बेसिकली 5 आ गया है, ठीक है, पाई पाई बाई टू, जैसे हम फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। इसमें हमें फेज डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं, जो फॉर्मूला है टी का कोफिशिएंट क्या है 3 और के का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 3 बाई टू दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है, कंडीशन ऑफ वेव मोशन, कब वेव की मोशन होगी, वेव कब मोशन करेगा दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं, एफ बराबर होता है, y बराबर होता है एफ ब्रैकेट में ए टी प्लस माइनस बी एक्स होता है, ये होता है। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर होना चाहिए वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जबकि क्या नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू, वेलोसिटी का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए दोस्तों, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा तो वो वेव की इक्वेशन नहीं होगी, या प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं, y डिफाइन फॉर ऑल द एक्स एंड टाइम, y सभी के लिए डिफाइन होता है x एंड t के लिए, ठीक है। ऑल द फंक्शन ऑफ x एंड t आर नॉट इक्विलिब्रियम वेव, सभी फंक्शंस x एंड t इक्विलिब्रियम वेव नहीं होते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम वेव के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। SHM इज नॉट अ वेव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या SHM वेव होता है, नहीं दोस्तों, SHM वेव नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बात करते हैं, सम कॉमन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन की बात करते हैं। कॉमन प्रोग्रेशन में y इक्वल टू
फंक्शन होता है कि इसमें लॉग लेते हैं, लॉग ब्रैकेट में ए टी प्लस बी एक्स वाई, जब इसे लॉग हटाएंगे दोस्तों तो अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी टी, तो या इसे कर सकते हैं ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ से बनेगा दोस्तों ए ब्रैकेट में ए साइन ब्रैकेट में ए एक्स माइनस में बी टी का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी है माइनस ए एक्स, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, क्या है ए कॉस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस में के इंटू एक्स, ये कैसे आया, बेसिकली डिराइव करके आया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए, अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट पेज अपना ये है। पहले क्या करते हैं, इस पेज का ताला तोड़ेंगे और हम इसे ज्यादा से जूम कर देते हैं दोस्तों, लीजिए जूम हो गया है। तो अब बात करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, प्लेन प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग हार्मोनिक मोशन, वेव इन विच ऑल पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सभी पार्टिकल क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वेव ऑफ हार्मोनिक मोशन जैसे क्या होता है, मैंने ये आपको बता दिया है, वाई इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है, या इसी को ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स भी बोल सकते हैं, कि इसका इक्वेशन है लॉन्जिट्यूडनल वेव का है, या वेव साउंड वेव का इक्वेशन होता है। यहाँ ओमेगा बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं, के बेसिकली 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर पता है तो आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी ऑफ वेव को हम ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव को हम दोस्तों ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा अपॉन में के लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम का इक्वेशन ओमेगा और के का इक्वेशन एक्स का कोफिशिएंट, टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के है दोस्तों, तो ओमेगा अपॉन में के, तो इसका जब वैल्यू रखेंगे तो एफ इंटू लैम्डा भी आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव का, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसको लाल कलर से कर देता हूँ, डेंजर वाला पॉइंट है ये। ठीक है दोस्तों, पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब कैसे करता है ये भी ध्यान रखना है, वाई अगर ट्रेवल कर रहा है वेव ट्रेवलिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या होता है समझ आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए दो दो कैसे बन जाता है, एक ही बनाना है दोस्तों। हाँ, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, किस तरह से एंगल लग रहा है, माइनस एक्स है, मैं इसे मिटा के रखूंगा, यहाँ पे ये होगा माइनस एक्स, सॉरी दोस्तों, ये है माइनस एक्स, ये है वाई, ये है माइनस वाई। ठीक है, समझ गए, अभी नीचे वाला इक्वेशन मत लिखिए, पहले वही देखिए। ठीक है, वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तब वहां पे इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है दोस्तों, क्योंकि ओमेगा टी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी के एक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। अगर वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और ओमेगा पहले से माइनस है, तो वेव ट्रेवलिंग y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, के पॉजिटिव में है, तब क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन माइनस में ओमेगा टी प्लस 5 होता है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर साइन सेम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वहां पे एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है,
तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है दोस्तों, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तब क्या रहेगा, तब वहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। मैं ऐसे याद किया हूं, अगर नहीं याद हो रहा है तो चलिए फिलहाल आगे मूव करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में, फिर मैं इसे बता दूंगा कैसे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ले रहे हो, एक ही डायरेक्शन में ले रहे हो, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तब वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वहां पे उल्टा साइन हो जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू ए साइन, ये जनरल इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे k को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई कॉमन लेते हैं तो ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में एक्स बाई लैम्डा अपॉन में टी बाई टी हो जाता है, ठीक है। ये भी इक्वेशन लिखा जा सकता है, एक वेव का इक्वेशन, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में x माइनस लैम्डा इंटू टी अपॉन में टी टाइम पीरियड हो जाता है। या इसी को लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाई लैम्डा ब्रैकेट में v इंटू टी माइनस में के एक्स। v क्या है दोस्तों, ये भी एक ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है। v आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव की। वेलोसिटी ऑफ वेव अब हम लोग पता हो गया है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है, ठीक है। ये यहाँ तक अगर पता हो गया है तो ये तो आपको अब फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव का क्या होता है, ओमेगा बाई के या एफ इंटू एक्स, टी का कोफिशियंट या एक्स का कोफिशियंट। फेज एंड फेज डिफरेंस की बात करते हैं दोस्तों, फेज एंड फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आइए, एक एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के प्लस फाइव, ये तो जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब वो एक एग्जांपल के जरिए से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2 साइन कॉस ओमेगा टी, 2 साइन यहाँ पे टू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू को हम पहला फेज, इनिशियल फेज वन मानते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये क्या है, दूसरा फेज है। तो हम अब इसका फेज डिफरेंस बात करते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, y2 माइनस y1। तो पाई माइनस पाई बाई टू करोगे तो आंसर आएगा पाई बाई टू। आंसर क्या आएगा, पाई बाई टू दोस्तों। आई होप समझ गए हो गए। अगर यहाँ समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पहले पेन की कलर चेंज कर लेते हैं जिससे मजा आए। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया है। लेकिन वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की इक्वेशन में फॉर्मूला आ गया है v बराबर ओमेगा बाई के या एफ इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होता है। अब पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी होती है डी वाई बाई डी टी। क्या होती है, डी वाई बाई डी टी। जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब इस इक्वेशन को बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ए ओमेगा कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा कि नहीं, ये आएगा। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज ए ओमेगा एट अ मीन पोजीशन पे होता है। ये तो मैं पिछली टर्न पे ही बता चुका हूँ, एसएचएम में ही बता चुका हूँ दोस्तों। मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी दैट इज ए ओमेगा होती है एट अ मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे दोस्तों एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। फिलहाल पार्टिकल की बात कर रहा था, हम लोग ने यहाँ पे बात कर ली है। आइए आगे बात करते हैं। अब इसकी रिलेशन की बात करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब। द पार्टिकल ऑफ हार्मोन द पार्टिकल ऑफ हार्मोन इज साइनसोइडल वेव आर इन एसएचएम। अब किसमें होगा, साइनसोइडल वेव आर इन एसएचएम होगा। देखिए पार्टिकल के पार्टिकल वेलोसिटी डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आएगा ए ओमेगा एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब मान लीजिए मैक्सिमम ना हो तब जनरल पॉइंट के लिए क्या होगा, जनरल पॉइंट पे दोस्तों
पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होता है। ये किसके लिए होता है? एसएचएम के लिए होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना, रिलेशन बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? आइए देखते हैं इसका रिश्ता क्या कहलाता है। ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या बेसिकली या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये क्या है दोस्तों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइए हम देखते हैं और समाज के नजरिए से भी देखते हैं। y इक्वल टू होता है ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है, ये होता है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्टिकल वेलोसिटी आती है, पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी तो पार्टिकल वेलोसिटी माइनस टाइम ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है दोस्तों। बेसिकली जब इसको यहाँ लाओगे तो ये y बाई एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये रिलेशन आ जाता है दोस्तों। बेसिकली ना ये तो हस्बैंड वाइफ, ना ब्रदर सिस्टर, ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये एक चूजे हैं जो कि अभी अभी हुए हैं। क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ गए? डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आ जाते हैं। आई होप समझ गए हो गए। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। फोर्स एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बात करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन था, अब यहाँ पे मीन पोजीशन है। ठीक है, फोर्स किस तरफ लगता था? मीन पोजीशन की तरफ लगता था। तो अगर फोर्स मीन पोजीशन पे लग रहा है तो एसिलेशन का डायरेक्शन भी मैंने बताया था किस तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ ही होगा दोस्तों। एम पी पॉइंट, मीन पोजीशन पॉइंट। ठीक है, और कुछ मत समझिएगा। आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। जब वेलोसिटी आ गई दोस्तों, जब वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बराबर डी वी बाई डी टी करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल इन एसएचएम, दैट इज आता है दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, यहाँ पे y है तो वहां पे y ले लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछ रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y बराबर ए हो जाता है, तो वहां पे माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है, यहाँ पे माइनस नहीं दिया, सॉरी फॉर इट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक वेव बना है दोस्तों, आइए बात करते हैं। वेव यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेव बना है, वेव 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 बना है। ऊपर वाला वेव नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है और नीचे वाला वेव थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए नीचे वाला वेव में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमें कहा जाता है? हमेशा मेन पोजीशन की तरफ जाता है। ठीक है, साइन हमेशा एक्सेलरेशन से निकालिए। एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे है फेज डिफरेंस फॉर द सम पार्टिकल एट अ डिफरेंट टाइम। पहला फेज डिफरेंस, वेव के एक पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। वेव की एक पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। बेसिकली जब वेव मोशन करता है, सुख 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 सुख, यहाँ पे ऐसे आइए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ध्यान से बनाता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने रिकॉर्डिंग करके ऐसे पाई है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे टी लेता हूँ, यहाँ पे वाई ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या आ रहा है देखिए, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी, सो से देखिए ध्यान से, ऐसे जा रही थी न्यू हो, तो मैंने इसको फोटो खींची, मैंने इसकी पहले रिकॉर्डिंग करी और उसको फोटो खींच लिया, और ये फोटो यहाँ पे बेसिकली वही फोटो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये फोटो यहाँ पे क्या है? आ गया है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए, आई होप समझ गए हो गए। ये वेव, ये क्या है? ठीक है, पहले मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, जब वो मूव कर रहा था मैंने उसका क्या लिया, फोटो लिया और यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, ये है उसकी वेव की इक्वेशन यहाँ पे
डायग्राम बन के आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं और इसे हम जूम कर लेते हैं। लीजिए जूम कर लिया। जूम करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, आइए देखा है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या कर रहा होगा दोस्तों? एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल को देखिए। क्या ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आर पॉइंट तक जाएगा? क्या ये पार्टिकल पी पॉइंट से आर पॉइंट तक जाएगा? नहीं दोस्तों, पार्टिकल नहीं मूव करता है। पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही तो वो एनर्जी जा रहा है बेसिकली आगे। पार्टिकल तो वो फिक्स है, ठीक है। डिफरेंट टाइम में इसी पार्टिकल का अलग अलग वाई होगा। क्या बोला है? डिफरेंट टाइम में इसी पार्टिकल का क्या होगा? एक बार देखो, इसी पार्टिकल का अलग अलग वाई होगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई होगा, जाहिर सी बात है। ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लेट at t1 is what t is a time t1, y is equal to equation है a sin omega t1 plus kx, and at time t2 y2 is equal to a sin omega t। यहाँ पे टाइम दोस्तों वेरी कर रहा है, टाइम डिफरेंट है। अगर टाइम डिफरेंट है तो वहां पे फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है इफ डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम, लेकिन टाइम वेरी कर रहा है, t1 और t2 टाइम वेरी कर रहा है, तब वहां पे फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा डेल्टा टी ओमेगा या डेल्टा टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/टी इंटू डेल्टा टी, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई/एफ इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। लेकिन फॉर अ पार्टिकल अगर दोस्तों, ये हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल का हम क्या करें? एक फोटो खींच लें, खिंच। अगर हम फोटो खींच लें, वो तो पहला वाला इक्वेशन था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं? अब इसमें क्या कर रहे हैं? टाइम को ही सेम कर रहे हैं। फोटो खींच लेंगे तो टाइम सेम हो गया ना दोस्तों, सबके लिए एक सेम हो गया, खिंच कर लिया। अब एक ही समय पे एक पार्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं कि उस पर क्या क्या होगा। ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा। तो अब इसका फेज डिफरेंस पूछेगा। इसका फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा फाई बराबर होता है के। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, के x2 - x1 यहाँ पे लिख सकते हैं के इंटू डेल्टा एक्स, या और डेल्टा फाइव बराबर होता है के इंटू डेल्टा एक्स। के को लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है अगर टाइम सेम हो जाए और एक्स वेरी करे, तब की बात है। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए। अगर समझ गए तो यहाँ पे देख लो, यही बोला है वेव का स्क्रीनशॉट, फोटो ले। वेव का क्या ले लें? फोटो ले लें। तब वहां पे क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तब उसका अध्ययन करेंगे, तब वहां पे फेज डिफरेंस आएगा दोस्तों। के बराबर फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स, या उसी को लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेम फेज एंड अपोजिट फेज की बात करते हैं दोस्तों। सेम फेज जब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम फेज में क्या हो रहा? टू टू पार्टिकल आर इन अ सेम फेज। इफ अगर दो पार्टिकल सेम फेज में है, इसका मतलब क्या है? इफ दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, या इसका मतलब ये है उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। या दे हैव सेम वेलोसिटी, या उसके पास सेम वेलोसिटी है। इसका v1 दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, या उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसका मतलब उनका फेज क्या है? सेम है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना दोस्तों। आइए बात करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये बेसिकली उसी से आया है, डेल्टा डेल्टा फाइव अपॉन में 2 पाई, या डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा, या डेल्टा टी अपॉन में टी आ जाता है। उसी को जब डिराइव करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी अभी ये वाला फॉर्मूला आगे पढ़ते हैं। सेम फेज की बात कर रहे हैं। सेम फेज जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो वहां पे डेल्टा एक्स बराबर होता है एन इंटू लैम्डा, या इसे डेल्टा फाइव को लिख सकते हैं 2n इंटू पाई, 2n इंटू पाई। एन बराबर होता है 0 1 2 3। यहाँ पे एन बराबर होता है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक वेव लीजिए, एक वेव लीजिए। ठीक है, ले लिया।
ए से ई तक, ए से ई तक का देखेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा होता है, यहां से लेके यहां तक का एक लैम्डा हो गया, समझ गए। ए से लेके आई तक, ए से लेके आई तक, यहां से लेके यहां तक, पूरा यहां से लेके यहां तक टू लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। बी से लेके एफ तक की बात करते हैं, बी से लेके यहां तक एक तरफ से यहां तक एक लैम्डा हो गया। फिर बी, बी से लेके आई तक की बात करते हैं, टू लैम्डा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ डेल्टा एक्स बराबर आता है एन इंटू लैम्डा, डेल्टा फाइव बराबर होता है टू एन इंटू पाई हो जाता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अपोजिट फेज की बात करते हैं। अपोजिट फेज क्या होता है? टू पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज इफ, जब अपोजिट फेज होगा कब होगा, आइए बात करते हैं। इफ दे हैव इक्वल एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, लेकिन इक्वल होना चाहिए दोस्तों, तब भी अपोजिट फेज होता है। दे हैव इक्वल स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल स्पीड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, सो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपोजिट फेज का, ठीक है, V1 बराबर V2। अब इस केस में देखिए एक वेव बनाइए, खचा चुक 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 चुक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए से सी तक, ए से सी तक यहाँ पे होता है डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई टू। ए से जी तक, ए से जी तक यहाँ से लेके यहाँ तक होता है लैम्डा बाई टू। तो यहाँ से एक नोड एक नोड, नोड के बीच का डिफरेंस होता है लैम्डा बाई टू, और एंटी नोड से एंटी नोड का डिफरेंस होता है लैम्डा बाई टू। नोड से नोड्स का डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा बाई टू। एंटी नोड से एंटी नोड का डिफरेंस होता है लैम्डा बाई टू। और हाँ, नोड और एंटी नोड का डिफरेंस होता है लैम्डा बाई फोर। नोड से एंटी नोड का डिफरेंस क्या होता है? लैम्डा बाई फोर दोस्तों। आगे अभी मैं बताऊंगा नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझ जाइए, आपको पता भी होगा, ठीक है। अपोजिट फेज क्या होता है? ए से सी डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई टू। ए से जी क्या होता है? डेल्टा एक्स थ्री, यहाँ तक आ जाएगा तो थ्री लैम्डा बाई टू आ जाता है। और ए से के तक जाएगा, ए से के तक जाएगा तो फाइव लैम्डा बाई टू आ जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है दोस्तों। तब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे आएगा? पाथ डिफरेंस बी एन डी बी एच एस, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर आता है दोस्तों टू ए, टू एन प्लस वन, टू यहाँ पे प्लस वन होगा, टू एन प्लस वन, तभी दो दूनी चार प्लस एक पांच बाई टू, हाँ, टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू होगा। यहाँ पे डेल्टा फाइव आएगा टू एन प्लस वन, सॉरी दोस्तों, टू एन प्लस वन, भाई रुक जा, भाई रुक जा, मैं क्या ले रहा हूँ, क्या बन जा रहा है, ठीक है, प्लस रहेगा, डेल्टा फाइव टू एन प्लस वन इंटू पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस, समझ गए। फेज डिफरेंस टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, पाथ डिफरेंस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट पेन का कलर चेंज करते हैं और आते हैं। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्टिंग की बात करते हैं। स्टिंग वेव, अब क्या करते हैं, एक स्टिंग को लिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये है पेड़, समझ लीजिए ये दो पेड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रस्सी को बांध दिया, यहाँ पे क्या किया, एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है। यहाँ को एक रस्सी को दोनों को बांध दिया और मैं इसमें तान दिया, इसको तान दिया और छोड़ दिया, सुख 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 ऐसे करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हैगा, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट में टी बाई म्यू होता है, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट में टी बाई म्यू हो जाता है। तो म्यू क्या होगा? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये स्टिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो तब यहाँ पे मास को दोस्तों हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, रो इंटू वी। तो रो को क्या वी को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो एरिया से एरिया या लेंथ, लेंथ से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू ए, तो रो ए पाई आर स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों आ जाएगा, नोट में फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वेलोसिटी और वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे थिन वेव है और एक थिक वेव है। अब यहाँ से अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये यहाँ से थिन वाला वेव ट्रांसफर नहीं कर पाएगा थिक वाले वेव से, क्योंकि उसका लैम्डा क्या है? ज्यादा है, लैम्डा वन ज्यादा है लैम्डा टू से।
तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 बराबर F2 है तब। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर हो जाता है F इंटू लैम्डा, वेलोसिटी स्पीड बराबर होता है p F इंटू लैम्डा। ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए हो गए। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, ताला को तोड़ेंगे, उसे जादू से जूम कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, ठीक चल रहे हैं। यस दोस्त, चलिए इसे क्या करते हैं और जूम कर लेते हैं, बढ़िया से दिखेगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, v बराबर टी बाई म्यू होता है। या यहाँ से ध्यान से देखिए, इससे यहाँ से एक वेव, स्ट्रिंग वेव था, ये ठीक था, ठीक एक थिन था, यहाँ से वेव निकाला तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर होता है अंडर रूट में टी बाई म्यू, या मास पर यूनिट लेंथ, या मास यूनिट पर टेंशन, टी टेंशन होता है दोस्तों, टी टेंशन होता है। और रो होता है डेंसिटी होगा पाई आर स्क्वायर, आर जो होता है एरिया और डेंसिटी हो जाता है, या एरिया ले लेंगे। ठीक है, जब इसका सिंपली 5 वर्जन में लिखेंगे तो लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 बराबर होता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं क्या, v बराबर होता है, v बराबर होता है f इंटू लैम्डा। तो f तो सेम है, f तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि सोर्स अलग अलग नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो f कट जाएगा, तो लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा v2 अपॉन में v1 अपॉन में रूट में हो जाएगा, रूट में t2 अपॉन में t1। या इसी को आगे लिख सकते हो क्या, या इसी को आगे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन में रो 1 अपॉन में रो 2, या इसे कह सकते हो। ठीक है, रो 1 अपॉन में रो 2। ठीक है, या इसी को लिख सकते हो R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ क्या, R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी करता है। वेव मोशन क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी, ये तो पहले पता है। इंटेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटेंसिटी बराबर आएगा 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू वी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। ए क्या है, एम्पलीट्यूड होता है मोस्ट कॉमन, ए क्या है, एम्पलीट्यूड होता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स होता है। ठीक है, क्या क्या वेरिएशन होता है, आइए देखते हैं इंटेंसिटी का। अगर पॉइंट सोर्स रहेगा दोस्तों, अगर पॉइंट सोर्स है तो जो इसका इसका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो पॉइंट सोर्स होगा उसका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा RHP बनता है दोस्तों, राइट एंगल हाइपरबोला, ये सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। लेकिन अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स मतलब एक पॉइंट सोर्स ना होके एक लीनियर सोर्स है, बढ़िया सा मास वास है उसके पास, तब उसका इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन में डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं लगा होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं कुछ इंटरफेरेंस ऑफ वेव की। इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब क्या होता है, एक वेव वाई एक्सिस, एक वेव है, एक वेव इस तरफ है, यहाँ पे ध्यान देखिए y1 है, एक वेव है y2। अब इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं तो एक नया वेव बनेगा, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक नया वेव बनेगा। तो सुपर पोजिशन हो जा रहा है, मतलब दोनों मिलके एक सुपर पोजिशन, एक बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड, पहले छोटा छोटा एम्पलीट्यूड बना रहे थे, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा। तो तब यहाँ पे बनाएगा, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 हो जाता है, y1 बराबर y2 हो जाता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बात करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करते हैं एंड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, y1 बराबर होता है a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स होता है, y2 बराबर होता है a साइन ओमेगा ओमेगा a साइन ब्रैकेट में ओमेगा ओमेगा t2 प्लस के एक्स टू होता है। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट आता है रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा आता है। क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, मैं ये स्टार मार्क कर देता हूं। क्या होगा,
ए रिजल्टेंट बराबर होते हैं अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा हो जाता है। अगर इंटेंसिटी का निकालना होता है तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट में आई वन इंटू आई टू कॉस फाइव होता है दोस्तों। आई वन आई रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, आई रिजल्टेंट निकालेंगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट में आई वन इंटू आई टू कॉस फाइव हो जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ये आपको पता होगा, अभी मैं बता के आया हूँ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का। तो आई नेट जो होता है, आई नेट जो आता है आई वन प्लस आई टू रूट में आई वन रूट में आई वन रूट में आई वन आई टू कॉस थीटा होता है, टू आई वन आई टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं, तब समझ में आएगा क्या मैं ये बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब सेम फेज में हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब डिफरेंट अपोजिट फेज में होता है, ठीक है। अपोजिट फेज में होता है तब डिस्ट्रक्टिव, सेम फेज होता है तो कंस्ट्रक्टिव। जब सेम फेज में होगा दोस्तों, एक ही फेज में इस तरफ मतलब वाई एक्सिस में भी डायरेक्शन जा रहा है, दूसरा वाला भी, जब दोनों को इंपोज करोगे तो बड़ा बड़ा बनेगा। अगर मतलब अपोजिट फेज में तो छोटा छोटा एम्पलीट्यूड बनने लगेगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम बन जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम बनेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन एम्पलीट्यूड इसमें अपोजिट डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम बनेगी और इंटेंसिटी भी क्या बनेगी, मिनिमम बनेगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम बनने की वजह से कॉस फाइव मैक्सिमम बनेगी, दैट इज वन बनेगी। इसमें इंटेंसिटी मिनिमम की वजह से दोस्तों कॉस मिनिमम बनेगी, कॉस फाइव मिनिमम बनेगी, दैट इज जीरो या माइनस वन बनेगी। तो यहाँ पे चेंज इन फाई की फॉर्मूला आता है, दैट इज टू एन पाई, और इसमें पे आ जाता है टू एन माइनस वन पाई आ जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस है दोस्तों, डेल्टा एक्स हो जाएगा पाथ डिफरेंस है तो दो डेल्टा एक्स, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को लिखेंगे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस में फॉर्मूला फेज डिफरेंस में अगर लिखना है तो टू पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे। यहाँ पे पाथ डिफरेंस फॉर्मूला डेल्टा एक्स में लिखेंगे तो दोस्तों टू पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है लैम्डा बाई टू इंटू डेल्टा फाइव, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा बाई टू पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली सेम होता है, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, क्योंकि फाई की वैल्यू दोस्तों, नहीं नहीं सही किया है, पाई की वैल्यू यहाँ पे तो टू एन माइनस वन होती है, तो इंटू पाई करेंगे तब यही आएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर होगा जीरो लैम्डा टू पे लैम्डा या थ्री लैम्डा। लेकिन यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे आएगी लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू, ठीक है। जब जब लैम्डा की वैल्यू टू टू एन माइनस वन रखेंगे इंटू पाई रख देंगे तब यहाँ पे आ जाएगी, टू एन माइनस वन इंटू पाई रख देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एक्स बराबर एन इंटू लैम्डा होता है, डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा फाइव, वहाँ पे पाथ डिफरेंस सेम नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। ये फॉर्मूला मेन है दोस्तों, ये फॉर्मूला मेन है, यहाँ से बेसिकली यही डिराइव करके आया है, लेकिन ये वाला मेन है, ठीक है। इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो रूट में आई वन प्लस रूट में आई टू का होल स्क्वायर हो जाता है। इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तो रूट में आई वन माइनस रूट में आई टू का होल स्क्वायर हो जाता है। वेन कॉस फाइव मैक्सिमम होता है तो प्लस वन, वेन कॉस फाइव मिनिमम होता है तो माइनस वन या जीरो हो जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अगर आई मैक्स आई मिनिमम है तो आई मैक्सिमम क्या होता है, रूट में आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर होता है, मिनिमम होता है तो आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड में होता है दोस्तों आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर हो जाता है, और मिनिमम होता है आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम में से मतलब जो ज्यादा रहेगा, ज्यादा में से कम माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दोगे तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। आई मैक्सिमम का इसको आई मैक्सिमम जो होता है आपको ये पता होना चाहिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अब यहाँ पे वही है आई मैक्सिमम ए मैक्सिमम का स्क्वायर, आई मिनिमम ए मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, मैक्सिमम में क्या होता है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, मिनिमम में क्या होता है ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर होता है ना। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखिए प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है तब क्या, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो सेम होगा, मतलब जाएगी वेलोसिटी वैसे ही आ जाएगी उसी वेलोसिटी, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम जहाँ पे ज्यादा रहेगा, मान लीजिए एक रेयर मीडियम होती है, एक डेंसर मीडियम होती है, तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होगी। रेयर डेंसर पता है, रेयर मतलब जैसे यहाँ पे हम्म, ये पे रस्सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला रेयर, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, सॉरी, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर। और ये वाला कौन सा आएगा, रेयरर, ठीक है, रेयरर, हल्का मीडियम होगा, और डेंसर मतलब गाढ़ा मीडियम। अब यहाँ से स्ट्रिंग में जब वेव ट्रांसफर करोगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन सोर्स। वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ भी सेम रहेगा रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन केस में वेवलेंथ इंक्रीज होगा कहाँ पे, रेयर रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, और डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब पास्ट डिफरेंस की बात करते हैं, सॉरी फेज डिफरेंस की बात करते हैं। रेयर मीडियम में रेयर मीडियम में फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, और डेंसर मीडियम में जीरो हो जाएगा, ठीक है। नॉट चेंज, दैट इज जीरो हो जाएगा, ठीक है, वहां पे चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो फेज डिफरेंस पाई होगा, और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो फेज डिफरेंस पाई का, क्योंकि जिस जिस तरफ से गए उसी तरफ वापस आओगे, पाई का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन डेंसर से रेयर में जाओगे तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, ये भी पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन केस में, रिफ्रैक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रेयर से डेंसर चाहे डेंसर से रेयर, कोई चेंज नहीं होगा फेज डिफरेंस में, समझ गए। आई होप समझ गए होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों क्या, आगे है बवाल। बवाल दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन द फिक्स्ड एंड। अगर एक एंड फिक्स है वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब क्या होगा दोस्तों, नो एनर्जी इज वेस्टेड, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, इनिशियल बराबर फाइनल, दैट इज ए आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ से गया, यहाँ से पुटुक से एक शॉट मारा, वहां से लौटा के आया क्रैक, ठीक है, जितना दिया उतना आ जाता है, समझ गए, यही तो होता है। आइए आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड ऑफ फ्लेक्सिबल, अगर मान लीजिए इसका एंड फ्री एंड यहाँ पे कर दिए तो, अब डेंसर से रेयर कर रहे हैं तब क्या होगा, टेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, तो होगा ही नो एनर्जी लॉसेस, ठीक है, डेल्टा फाई जीरो हो जाएगा। चलिए, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा इस केस में। यहाँ पे तो फाई तो सेम रहेगा ना, फाई तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा, लेकिन रेयर से डेंसर मीडियम में चेंज होगा। आइए देखते हैं क्या चेंज होगा, ठीक है। ये सिस्टम है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो अगर वेलोसिटी वन ज्यादा है वेलोसिटी टू से तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस चला आएगा, ठीक है, यहाँ से गया और ये वापस आ गया, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज, माइनर चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो देखिए, यहाँ से गया, ये गया और पटाख से एक साथ दिए, ये तो बढ़ जाएगा और ये तो कम हो जाएगा, थोड़ा वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए हो गया डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिलहाल ये सब जरूरी नहीं दोस्तों, फिलहाल जरूरी है ये फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड का जब वो आएगा तो नो एनर्जी लॉस केस में क्या आएगा, ए रिजल्टेंट V2 माइनस वी वन अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू ए एम्पलीट्यूड जो इनिशियल का था, ये हमको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर बात करें नेट की एट टाइम टी भी, एट टाइम टी की, टी टाइम पे क्या होगा, 2 इंटू V1 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू ए आई मतलब इनिशियल का एम्पलीट्यूड, इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू इनिशियल एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, मिनट ऑफ जिंदगी है, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद ही होंगे तभी तो क्वेश्चन लगा पाओगे ना दोस्तों।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टैंडिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव की बात करते हैं। व्हेन टू हार्मोनिक वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीट्यूड आर ट्रेवलिंग, जब दो हार्मोनिक वेव जो होते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के इक्वल एम्पलीट्यूड के ट्रेवल कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, आगे यहाँ पे आ गया। हाँ, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन सेम मीडियम सुपर इम्पोज कर देंगे ईच अदर के सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए सेम है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है, के एंड लैम्डा सेम है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा? तो ए नेट बराबर हो जाएगा वाई नेट बराबर वाई वन प्लस वाई टू टू ए साइन ए के एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। यही दोस्तों यह यहाँ पे देखिए एक बढ़िया इक्वेशन आ रहा है, वाई वाई नेट क्या आ रहा है? टू ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ये भी एक ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है सॉरी, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है, ये एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई नेट बराबर टू ए साइन साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ये किसका इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक थ्योरी पॉइंट है, ये पूरा पढ़ लेते हैं क्या है। ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड, विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन्वॉल्व होते हैं सभी पार्टिकल। ठीक है, सम पार्टिकल है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कुछ पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, एंड सम पार्टिकल है मिनिमम एम्पलीट्यूड। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो एंटी नोड बनता है, और जब मिनिमम बनता है तो दैट इज नोड बनता है दोस्तों। मिनिमम एम्पलीट्यूड बनता है दैट इज नोड बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक मैंने ग्राफ लिया, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ये बनता है एंटी नोड, ये यहाँ पे क्या बनता है? एंटी नोड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ बनेगा? यहाँ पे भी तो मैक्सिमम बनेगा लेकिन अपोजिट साइड में। ये ये होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे भी होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये होगा नोड, ये क्या होगा? नोड। ये क्या होगा? अरे यार, ओ माय गॉस, ओ माय गॉस, यहाँ पे बनाते हैं ये नोडी नोड, ये ओडी नोड, नोड बन गया दोस्तों। ठीक है, ऊपर क्या है? ए एन मतलब एंटी नोड। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? एम्पलीट्यूड दोस्तों, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, समझ गए? आइए देखते हैं, आप देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड का डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज लैम्डा बाई टू दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा लैम्डा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाई टू होगा। होगा कि नहीं? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, दो एंटी नोड का डिस्टेंस, यहाँ से ये एक एंटी नोड, ये भी एक एंटी नोड है, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा? लैम्डा बाई टू, वो भी क्या होगा? लैम्डा बाई टू होगा। ठीक है, समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड मतलब एक एंटी नोड, एक यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, एक कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड होगा। कॉन्जिक्यूटिव नोड, यहाँ पे नोड लिखा है, नोड एंड एंटी नोड दोस्तों, तब वहां पे क्या होगा? लैम्डा बाई फोर। मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक होगा, नोड से एंटी नोड का जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा बाई फोर। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल पार्टिकल ऑल पार्टिकल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स आर द इन सेम फेज। यहाँ से लेके एक नोड से यहाँ से ये क्या है? सेम फेज है। सेम फेज मतलब डेल्टा फाई जीरो हो जाएगा। अगर अपोजिट फेज में है, नहीं अगर अपोजिट फेज में है, नाइबर सेगमेंट में अपोजिट फेज है, तब वहां पे डेल्टा फाई बाई पाई हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक अगर सेम फेज में है तो मतलब जीरो होगा डेल्टा फाई, अगर यहाँ अपोजिट फेज में आ जाएगा तो दैट इज पाई हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? ऑल पार्टिकल रीच मीन पोजीशन ट्वाइस ईच टाइम पीरियड। मीन पोजीशन पे पहुंचने के लिए दो गुना टाइम पीरियड का समय लगता है दोस्तों। y बराबर जीरो फॉर ऑल टाइम, ऑल पार्टिकल, नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव नोड वहां पे x जीरो होगा,
y इक्वल टू एक एक्स कॉस ओमेगा टू एंटी नोड पे ए एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए, ये ग्राफ देखिए y और x का बीच का ग्राफ देखिए। तो यहाँ पे ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पे ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे प्लेन में आए, जीरो हो गए, फिर नीचे से मूव किया, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर नीचे वाला जीरो हुआ, फिर से मूव किया, ऐसे मूव करते रहते हैं। पहले ऊपर आए नीचे गए, नीचे आए ऊपर गए, ऊपर आए नीचे गए, नीचे गए ऊपर आए, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, इसे ताला को तोड़ेंगे, उसे जूम कर लेंगे। लीजिए जूम कर लिया। जल्दी से जूम करके बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं दोस्तों। क्या है, आइए देखते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ब्लू कर लेते हैं, ब्लू ब्लू। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव मैंने बताया था जो ट्रेवलिंग वेव हो। दीज वेव ट्रेवल इन अ मीडियम विथ अ डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल करते हैं दोस्तों। स्टैंडिंग वेव, दीज वेव डू नॉट ट्रेवल, रिमेन कन्फर्म्ड, मतलब सेम बिटवीन द टू बाउंड्रीज इन द मीडियम, उनका सेम बाउंड्री पे फिक्स रहते हैं दोस्तों। दीज वे प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसमिट एनर्जी इन द मीडियम, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब ये क्या करते हैं, दीज वेव दीज इन दीज पार्टिकल इन दीज फेज ऑफ ऑल पार्टिकल इन बिटवीन टू नोड्स आर इन ऑलवेज सेम, दो नोड के बीच में क्या होता है, सेम होते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए, द फेज ऑफ वाइब्रेशन वेरीज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, इसमें फेज ऑफ वाइब्रेशन वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम रहता है। द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑल पार्टिकल इन बिटवीन टू इज नोड आर सेम, क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। आगे बात करते हैं। सॉरी, आगे बात करते हैं। नो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, नो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम परमानेंटली एट अ रेस्ट, कोई भी पार्टिकल एट अ मीडियम परमानेंटली रेस्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है, पार्टिकल परमानेंटली एट अ रेस्ट, इसमें पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। इसमें एम्पलीट्यूड सेम होगा, एम्पलीट्यूड चेंजेस, इसमें एम्पलीट्यूड चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव है, एक ही टाइम पे अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आगे बात करते हैं। ऑल पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, ऑल पार्टिकल अट्रैक्शंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अटैक कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या अटेन कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल थ्योरी वाला पॉइंट खत्म, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात करते हैं दोस्तों। जब दो एंड फिक्स रहे तो क्या होगा, वो नोड, जब दो एंड फिक्स रहेंगे तो क्या रहेगा, नोड। जब दो एंड फ्री रहेंगे तो क्या, दोनों एंड का एंटी नोड। अब एक एंड फिक्स है, एक end, जैसे यहाँ पे एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, दैट इज एक नोड होगा, एक एंटी नोड होगा। ठीक है, इस केस में दोस्तों जब दोनों फिक्स हैं तब क्या होगा, इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड देन बोथ एंड्स बिकम अ नोड, तब क्या बनेगा, नोड। अगर एक इन फिक्स्ड है, एक इन फिक्स्ड है, एक इन फ्री है, दैट इज एक जो फिक्स्ड है वो नोड बनेगा, जो फ्री है वो एंटी नोड बनेगा। इसका बीच का डिफरेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4, ये मैं बता चुका हूँ, इसका डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। ऐसे एंटी नोड का अगर आता, यहाँ पे मतलब ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये एंटी नोड हो गया, ये भी एक एंटी नोड हो गया, एंटी नोड हो गया, एंटी नोड हो गया। तो इसका जो डिफरेंस आता है दोस्तों, डेट इज लैम्डा बाई 2, इसका भी आता है, दैट इज लैम्डा बाई 2 इसका भी आता है दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं दोस्तों। देखिए फंडामेंटल बात करते हैं, फंडामेंटल मोड दैट इज फर्स्ट टोन। अगर F1 बराबर होता है, F1 बराबर क्या होता है, V/2L, ये कैसे आया दोस्तों, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला कैसे आया मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। हाँ, यहाँ रेड कलर लेता हूँ, देखिए बी बराबर होता है
सॉरी फॉर दैट। v बराबर होता है f इंटू लैम्डा, ये होता है। तो f बराबर यहां से हो जाएगा v बाई लैम्डा, हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए, जब फिक्स्ड इंड रहता है तो ये क्या बनता है, एंटी नोड। जब फिक्स्ड इंड रहता है तो क्या बनता है, एंटी नोड। तो सॉरी नोड, जब फिक्स्ड इंड रहता है दोनों तरफ फिक्स्ड रहता है तो क्या बनता है, नोड। तो दो नोड के बीच का बनाया दोस्तों लैम्डा बाई टू, दैट इज लैम्डा बाई टू, दैट इज एल के बराबर होगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा टू एल, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, टू एल के, ये हो जाता है। तब यहाँ पे फॉर्मूला में एफ बराबर आ जाएगा बी बाई लैम्डा की जगह टू एल रख दोगे, ये फॉर्मूला आ जाता है। समझ गए, समझ गए ये कैसे आ गया। आई होप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं। हाँ, अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो। ठीक है, इसी से काम होगा स्ट्रिंग बेट पे। ठीक है, आइए देखते हैं। एफ बराबर वी बाई टू एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेव वेलोसिटी बराबर होता है वी बाई टू, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ वी बराबर टू लैम्डा हो जाता है। ये कैसा आया, मैं इक्वेशन बता दिया हूँ। यहाँ लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, सॉरी, लैम्डा बाई टू बराबर क्या होता है, एल। ये मुझे बताना था। ठीक है, यहाँ पे एल बराबर लिख देता हूँ लैम्डा बाई टू। ठीक है, क्योंकि दो नोड के बीच का क्या है, लैम्डा बाई टू होता है ना। अब सेकेंड ओवरटोन या फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक का बात कर रहा है दोस्तों, तो एफ बराबर हो जाएगा, तो बी एफ टू बराबर वी बाई टू। तो यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन की बात करें, टू इंटू वी बाई टू, वी बाई टू, टू इंटू वी बाई लैम्डा होगा। तो लैम्डा की जगह तो वही रख देंगे टू एल। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू एफ वन, टू इंटू एफ वन आ जाएगा। ऐसे थर्ड वाला बात करेगा, थर्ड सॉरी सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक के, तो यहाँ पे एफ थ्री आ जाएगा, थ्री इंटू एफ वन। ऐसा फोर्थ पूछेगा तो एफ बराबर एफ फोर बराबर है फोर इंटू एफ वन आ जाएगा। ठीक है, जितने के लिए पूछेगा उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, एफ वन से, एफ वन क्या है, बी अपॉन में टू एल हो जाता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। दैट इज सेकेंड ओवरटोन इन द थर्ड, और सेकेंड ओवरटोन यहाँ पे देखिए, थर्ड हार्मोन एफ थ्री बराबर थ्री एफ वन। ऐसे nth हार्मोन के लिए पूछे तो एफ एन एन इंटू से मल्टीप्लाई, एन इंटू एफ वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ नोड पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ नोड होंगे, तो नंबर ऑफ सिगमेंट प्लस वन, जितने सिगमेंट होंगे प्लस वन कर दीजिए, तो वो पे नंबर ऑफ नोड आएगा। और नंबर ऑफ एंटी नोड पूछे तो नंबर ऑफ सिगमेंट के बराबर होगा, नंबर ऑफ सिगमेंट के बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे nth हार्मोन के लिए वही फॉर्मूला लिखा है, n इंटू वी बाई टू, यह एफ वन होता है। जैसे अगर और होता है तो एफ टू, अगर एफ वन प्लस एफ टू बराबर होता है एन वन प्लस वन इंटू वी पॉन में टू एल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एनथ हार्मोन के लिए बात किया था, ये एन वन प्लस वन, ये एनथ हार्मोन के लिए बात किया था, ये एन प्लस वन एनथ हार्मोन के लिए बात किया था। तो यहाँ पे एन प्लस वन पी इंटू अपॉन में टू एल हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ क्लियर हो गया है तो आइए आगे बात करते हैं, डेट इज साउंड वेव की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जल्दी से हो जाएगा दोस्तों, साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव बेसिकली दोस्तों, साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। कैसा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, आपको पता होना चाहिए। इंफ्रासोनिक वेव इसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव में आता है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज दोस्तों। ऑडिबल जो होता है दोस्तों, हम लोग जितना सुन सकते हैं वो कितना उसका होना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है दोस्तों, वो लॉन्जिट्यूडनल वेव विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए, 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कैन ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम एनर्जी कैन ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, साउंड वेव की बात करते हैं, सबसे ज्यादा किस में होगा, वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, तब गैसेस में होगा। लेकिन लाइट वेव सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, तब सॉलिड में होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए हो गए। आगे बात करते हैं। साउंड वेव ट्रेवल ड्यू टू द
ड्यू टू द प्रेशर डेंसिटी एंड वेरिएशन, प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर की वेरिएशन की वजह से या डेंसिटी वेरिएशन की वजह से साउंड वेव ट्रेवल करता है। दैट इज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन करता है। क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल पहले कंप्रेस होगा, फिर यहाँ से ये वाला थोड़ा इलोंगेट करके यहाँ पहुंचेगा। जब इसके पास, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो पहले एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस हुआ, यहाँ तक आया, फिर इसको धक्का दिया, फिर ये आगे मूव किया, फिर आगे गया, ये कंप्रेस हुआ, फिर ऐसे मूव किया। जैसे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ आया, ऐसे गया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस हो गया, फिर यहाँ पे आगे मूव किया। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन इतना तेज मूव कर रहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कभी कभी कि अगर मैं आपको लिवा चलूं, यहाँ से सोचिए, यहाँ से आपको उठा के ले चलूं, चंद्रमा पे फेंक दूं, यहाँ से उठा के ले चलूं, आपको चंद्रमा पे फेंक दूं, और फिर बोलूं वहां चिल्लाओ, मम्मी मम्मी करके बुलाओ, किसी को भी बुला लो, तो क्या आपकी आवाज आपके मम्मी तक सुनाई देगी? नहीं दोस्तों, वहां पे आवाज ही नहीं सुनाई देगी। मतलब आपको उठा ले जा रहा हूँ, आपके अपनी मम्मी को भी वहां पे क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ एक जगह, आपको छोड़ देता हूँ जगह आपकी मम्मी को, और आप बच्चे हो, चिल्लाओगे मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, तो वहां पे जब चिल्लाओगे दोस्तों, आपकी मम्मी को वो आवाज नहीं सुनाई देगी, और मम्मी भी बेटा बेटा करके चिल्लाएगी तो वो भी आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फियर ही नहीं है दोस्तों, वहां पे एटमॉस्फियर ही नहीं है, तो साउंड नहीं सुनाई देगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हम्म, ये चीजें जल्दी समझ में आती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वेव, यहाँ पे देखिए, ये एक प्रॉपर वेव का ग्राफ है दोस्तों, ठीक है। इफ वेव ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, अगर वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, आल्सो पार्टिकल, तब पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा कहाँ, एक्स डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेगा, सेम डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, प्रेशर वेव या इक्वेशन वेव, ठीक है। एस बराबर होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो डिस्प्ले वही बात हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात, अगर नीचे से हो रहा है तो नोड और प्रेशर एंटी नोड की बात कर रहे हैं, वाइस वर्सा, दैट इज डेल्टा, डेल्टा पी अपॉन में माइनस, डेल्टा पी बराबर होता है माइनस पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है दोस्तों, ये वाला देखिए, डेल्टा पी बराबर पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दोस्तों, ये भी क्या है, आपका इक्वेशन ऑफ वेव होता है दोस्तों। डेंसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव, डेंसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव देख सकते हैं, डेंसिटी वेरीज जस्ट लाइक प्रेशर, जैसे प्रेशर वेरी करता है वैसे डेंसिटी भी वेरी करता है। डेल्टा रो बराबर डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। डेंसिटी वेव जो होता है, रो बराबर होता है रो के इंटू ए होता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की बात करते हैं। कंप्रेशन जो होता है पी मैक्सिमम होता है, कंप्रेशन में प्रेशर मैक्सिमम होता है, और डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाता है। रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी भी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है दोस्तों। सिमिलर टू द प्रेशर वेव, ऐसे प्रेशर वेव में भी होता है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। दैट इज स्पीड ऑफ वेव की बात करते हैं। स्पीड ऑफ वेव जैसे गामा, गामा इंटू रो की बात करते हैं। गामा इंटू रो की बात करते हैं। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ डेंसिटी लिखा है, को गामा लिख लेते हैं दोस्तों, गामा इंटू रो लिख, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, तब गैसेस में होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉलिड में, तब लिक्विड में, तब गैसेस में। जिसका डेंसिटी ज्यादा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो समझ गए होगे, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, तो गैस में वॉल्यूम ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम क्या होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसका उल्टा होता था, इस वेव वेलोसिटी ज्यादा होगा किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, तब गैसेस में, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में वैसे बल्क मॉडुलस का यूज होता है। बल्क मॉडुलस बेसिकली इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस यानी यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, वी बराबर गामा इंटू गामा फन में रो, तो गामा के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, तो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, तब गैसेस में। तो अभी इन लिक्विड या गैसेस में बात करेंगे, वहां पे बल्क मॉडुलस यूज होता है, बी बराबर अंडर रूट में बी वन में रो, ठीक है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में लिखते हैं डेल्टा पी अपन में, डेल्टा रो अपन में, डेल्टा वी अपन में वी, ठीक है। ये तो मैं इलास्टिसिटी में पढ़ा के आया हूँ। थर्ड बात करते हैं इन सॉलिड एंड रॉड में।
सॉलिड रॉड में वही बात हो गई, v बराबर अंडर रूट में गामा अपॉन में रो हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन के हिसाब से क्या दोस्तों, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव ट्रेवल इन आइसोथर्मल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे साउंड वेव ट्रेवल करता है, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रेवल करता है साउंड वेव। वो अपना उनका एक एजम्पशन था बेसिकली, वो साइंटिस्ट थे, अपना कुछ एजम्पशन किए कि बोले कि यहाँ पे सराउंडिंग में है। अभी मैं इसका कहानी बताता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया v बराबर अंडर रूट में बीटा अपॉन में रो या पी अपॉन में रो, या वेलोसिटी ऑफ साउंड को पी अपॉन में रो या बीटा अपॉन में रो या गामा अपॉन में रो कर सकते हो। जब इसे कैलकुलेट करोगे प्रेशर 10 पावर 5, रो की वैल्यू 1.3 टू 1.223 kg पर मीटर, तब आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव, जो कि गलत था। अब इसे करेक्ट कौन किया था, करेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव, दैट इज लाप्लास करेक्शन। इन्होंने लाप्लास इन्हें इसे करेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू लाप्लास साउंड वेव ट्रेवल इन एयर, साउंड वेव कहाँ ट्रेवल करेगा, एयर में। कैसे ट्रेवल करेगा, एडियाबैटिकली, हीट इज नाइदर बी एब्सॉर्ब और रिलीज। बल्क मॉड्यूलस फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज बी बराबर बीटा अपॉन में रो या इसमें दोस्तों एक नया टर्म यूज होता है, गामा पी अपॉन में रो या गामा गामा पी अपॉन में रो, ये जो होता है गामा यूज होता है, ठीक है। वो एक कोफिशियंट है, कांस्टेंट है। गामा जो होता है डाइलेक्ट्रिक, गामा होता है डाई एटॉमिक का 1.4। गामा जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जो कि सीपी अपॉन में सीवी से आता है दोस्तों। गामा एयर का जो होता है 1.4 होता है डाई एटॉमिक का, दैट इज H2 का, H2 में H2N2 जो प्रेजेंट होता है वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है एयर में दोस्तों। तो यहाँ पे या O2 के फॉर्म में, तो वहाँ पे आ जाता है 1.4। जब बी की वैल्यू 1.4 रखोगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड वेव आएगी, दैट इज 332, यानी 332 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल वेलोसिटी आई जब मेजर करने पे, ठीक है। और यही सही हुई होता है दोस्तों। बेसिकली कहानी क्या है, जो न्यूटन साहब थे वो टीचर थे, और जो लाप्लास जी थे उनको स्टूडेंट थे। तो ये स्टूडेंट है, अभी पहले सीख रहा है, लेकिन जो लाप्लास जी, जो न्यूटन जी हैं दोस्तों, वो पहले से अपना अजम्पशन दिए, सब लोग मिला के एक जगह एक बार बैठे थे। ऐसे बैठे थे तो उन्होंने अपने आसपास में देखा कि यार हम जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वो हीट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। उन्होंने बोला यहाँ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं तो ऐसे थर्मल कंडीशन में यहाँ पे जब रखोगे ये फॉर्मूला आएगा v बराबर रूट में पी अपॉन में रो। जब ये करोगे तो आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव आ जाएगा, मतलब यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ दूसरे पर्सन को जो सुनाई दे रहा है, तो हो जाएगा लगभग लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना मीटर जा रहा है मेरी आवाज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन उन्हीं की एक स्टूडेंट थे दोस्तों, लाप्लास जी। जब पढ़ लिए, थोड़ा बड़ा हुए, तो उन्होंने आइडियाबैटिक प्रोसेस भी पढ़ा। आइडियाबैटिक प्रोसेस सोच रहे थे एक दिन, आइडियाबैटिक के प्रोसेस क्या है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है ना तो हीट रिलीज होता है दोस्तों। तो तब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट से जब उन्होंने मेजर किया तो वहां पे देखा कि ये तो लगभग लगभग 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। यहाँ न्यूटन जी के फॉर्मूले से तो 280 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो ये तो गलत है। जब उस मीटर से माप किया, एयर उसकी वेलोसिटी को मेजर करना आता है दोस्तों, तो जब उन्होंने मेजर किया तो उसमें लगभग लगभग 330 मीटर पर सेकंड आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अब क्या, वो अपना दिमाग लगाने लगे, दिमाग लगाए, बहुत सारा दिमाग लगाए, तो कहे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं, इतना इंस्टेंट, मतलब एनर्जी इतना इंस्टेंट जा रहा है हमारी आवाज दूसरे तरफ की, तो वहां पे एनर्जी ना चेंज इतना कम समय के लिए हो रहा है वहां पे दोस्तों, कुछ हो ही नहीं रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ना एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तब इस केस में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला आता है बी बराबर अंडर रूट में गामा पी अपॉन में रो हो जाता है। समझ गए, तब जाके ये प्रोसेस सही हुआ। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या, in terms of absolute temperature in gases after Laplace correction adiabatic एडियाबैटिक जो कि बीटा एडियाबैटिक या गामा पी बराबर होता है वी बराबर गामा पी अपॉन में रो, या पी को लिख सकते हैं दोस्तों, पी को लिख सकते हैं जैसे कि
आर टी अपॉन में एम, क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन में एम। जब पी बाई रो को कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे वी आर एम एस कैलकुलेट होता है, दैट इज वी आर एम एस, वी आर एम एस जो होता है 3/2 पी बाई रो होता है, या इसी को लिख सकते हैं, सॉरी 3/√3 होता है, ठीक है, वहां पे √3 पी होता है, एक मिनट दोस्तों, √3 पी अपॉन में रो होता है, या इसी को कर सकते हैं √3 आर टी अपॉन में एम होता है। जब इसे कंक्लूड करोगे दोस्तों तो ये आएगा गामा आर टी अपॉन में एम आता है, ठीक है। तो वहां पे एक रिलेशन भी पूछता है, दैट इज क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन में वेलोसिटी वी आर एम एस और वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन क्या होगा, दैट इज वन अपॉन में √3 की बात करती है, √3 आ जाता है, या यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है, 3 बाई समथिंग आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी फर्स्ट दोस्तों, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या मैं सही बता रहा हूँ इस प्रोसेस में, केटीजी प्रोसेस में, केटीजी प्रोसेस, केटीजी, एक मिनट दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल कंफर्म इट। हाँ दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मैं मुझे लग रहा था कुछ करेक्शन है, वी आर एम एस, वी आर एम एस बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड के, कैसे, रूट में 3 बाई, रूट में 3 बाई गामा के, 3 बाई गामा के, ठीक है, ये आएगा फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। आई होप समझ गए हो गए, अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड एयर, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं ह्यूमिडिटी की इफेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मॉइस्चर ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ ड्राई में, ऐसे बताया ना, जब आप मॉइट कंडीशन होगा, जैसे जब विंटर सीजन होता है तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई सीजन में, क्योंकि मॉइस्ट की डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ड्राई का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आगे बात करते हैं। मॉइस्ट एयर कंटेन वाटर वेपर विच इज, यहाँ पे लिखा है मॉइस्ट एयर कंटेन वाटर वेपर विच इज लाइटर देन द लाइटर देन द एयर मॉलिक्यूल, लाइटर देन द, विच इज, यहाँ पे ये लाइटर देन द एयर मॉलिक्यूल, लाइटर देन द एयर मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ताला को तोड़ेंगे उसे जूम कर देंगे दोस्तों, ठीक है, लीजिए जूम कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड आरएमएस वेलोसिटी का, तो ये मैं बता दिया हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वन वेलोसिटी ऑफ आरएमएस गामा अपॉन में 3 आता है, या 3 बाई गामा आएगा। ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं दोस्तों, ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप, दो तरह का होता है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप होता क्या है दोस्तों, ऑर्गन पाइप इज अ पाइप विच इज द मेड अप ऑफ मेटल्स, वुड या समटाइम्स इट्स ग्लास, मेटल वुड या समटाइम्स मेटल और ग्लास। ऑर्गन पाइप से नहीं मतलब है, ये पता होना चाहिए ऑर्गन वो जो पाइप है वो ओपन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है या क्लोज है। एक बार बोलते हैं इस तरफ से हेलो 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 दूर तक जाता है, दोनों तरफ खुला रहता है तो, या अगर एक क्लोज होता है इस तरफ बंद रहता है, कुआं होता है दोस्तों, तो वहां पे बोलोगे तो वो आवाज टकरा के आती है, ठीक है, वो क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। ओपन ऑर्गन पाइप बोथ इंड ओपन, क्लोज ऑर्गन पाइप वन इंड ओपन वन इंड क्लोज होता है, ठीक है। आइए पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। एक इंड ओपन तो यानी एंटी नोड, एक इंड फिक्स है यानी नोड होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, दैट इज लैम्डा बाई 4 होगा, दैट इज लैम्डा बाई 4 होगा, ठीक है। यहाँ से जो लेंथ बराबर आ गया, लेंथ बराबर किसके आ गया, लैम्डा बाई 4 के, सॉरी 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 सॉरी,
यहाँ पे लेंथ बराबर किसके आ गया, लैम्डा बाई 4 के। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू एल। 4 इंटू लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा बराबर क्या आएगा, 4 इंटू, अरे भैया चल जाओ, 4 इंटू एल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, वी वी बराबर में एफ बाई लेमडा, वी बराबर में एफ इंटू लेमडा, एफ इंटू लेमडा। तो एफ बराबर क्या हुआ, एफ बराबर हो गया वी बाई लेमडा। एफ बराबर क्या होगा, वी बाई लेमडा। ठीक है। लैम्डा की जगह वैल्यू रख दो, दैट इज 4 एल रख दो। एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट इज वी अपॉन में 4 एल। ठीक है। ऐसे फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे, अब सेकंड हार्मोनिक नहीं, अब थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे। फर्स्ट ओवरटोन दैट इज 3 एफ आएगा, और फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे, दैट इज 5 एफ आएगा। और सेवेंथ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन की बात करेंगे, दैट इज 7 F1 आएगा। आई होप समझ गए होंगे ये दोस्तों कैसे आता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। अगर nth ओवरटर्न होता है तो 2n+1 × F1 हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। इसका रेशियो होगा F1 F2 F3 F1 का 1:3:5:7 ऑड का रेशियो होता है दोस्तों। ठीक है, ऑड नंबर का। सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बात करते हैं। nth n1+1 का हार्मोनिक मोशन का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहले nth का ये फंडामेंटल, फिर 2n+1, 3n आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, यही चलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अपना क्या है, रेजोनेंस इन एयर ऑफ कॉलम्स। रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस में बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। रेजोनेंस में क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी F1 बराबर F1 बराबर F2 बराबर F3। F1 को लिख सकते हैं V अपॉन में 4L1, या इसे F2 को लिख सकते हैं 3 अपॉन में, यहाँ पे उस वाले फॉर्मूले से क्लोज ऑर्गन पाइप से 3 अपॉन में 4L2, या 5 अपॉन में 4L3। तो यहाँ पे V वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन 1, V अपॉन में 4L सेम है, तो ये V अपॉन में 4 कट जाएगा, V अपॉन में 4 कट जाएगा, V अपॉन में 4 कट जाएगा। तो 1 अपॉन में L1, 3 अपॉन में L2, 5 अपॉन में L3। तो L2 का बराबर आएगा, L2 बराबर 3L1, या L3 बराबर होगा 5L1 के। ठीक है, सेम एज द क्लोज ऑर्गन पाइप, ऐसे क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी होगा। रेजोनेंस ट्यूब मेजर्ड स्पीड, रेजोनेंस ट्यूब मेजर्ड स्पीड है L1 बराबर 1, L1:L2:L3 का रेशियो आएगा 1:3:5, जैसे कि उसमें रेजोनेंस में आ रहा था। ठीक है, आइए बात करते हैं स्पीड की। बी बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा सेम है, तो लैम्डा से मतलब ही नहीं है, तो ये मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी तो मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखोगे तो 2F L2 - L1 करोगे, तो यहाँ पे L2 माइनस L2 की जगह यहाँ पे L2 - L1, या F2F L3 - L2, या L3 - L1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पहले फॉर्मूला, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर बी इंटू एफ इंटू लैम्डा होता है। यहाँ पे लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू L2 - L1, या 2 इंटू L3, ये 2 इंटू L3 - L1 हो जाता है। यहाँ पे L3 - L2 होगा, सॉरी L3 - L2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला दैट इज कट जाएगा ना। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे कैसे आया। चलिए आगे बात करते हैं। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड की स्पीड कैसे आएगा दोस्तों, दैट इज V बराबर 2F, दैट इज n+1 Ln के लिए 1:2:3:4 के 1:3:5:7, ये तो चलता रहेगा एंड सो ऑन। V बराबर 2F L2 - L1, ये पता है। या इसी को लिख सकते हैं B बराबर 2 L3 - L2, या इसी को लिख सकते हैं B बराबर 2F L4 - L3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये स्पीड आ जाएगा। अब वहां से लेंथ का रेशियो निकाल के आप उस पर रख दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, डेट इज ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है। ओपन ऑर्गन पाइप दोस्तों बेसिकली दोनों तरफ ओपन है, तो दोनों तरफ एंटीनोड, इनका क्या होता है डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा बाई 2। एल बराबर लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 2L के बराबर। एफ बराबर 2, एफ बराबर यानी V बराबर होता है F इंटू लैम्डा।
एफ बराबर हो जाएगा वी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, दैट इज F1 बराबर वी अपॉन में 2L, F1 अपॉन में वी अपॉन में 2L। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन की बात करते हैं, दैट इज सेकंड हार्मोनिक, F2 बराबर 2F1 हो जाएगा, F2 बराबर 2F1 हो जाता है दोस्तों। nth ओवरटोन या n प्लस वन हार्मोनिक की बात कर लेते हैं, F1 बराबर होता है V अपॉन में 2L होता है। ठीक है, F1 बराबर F1 इस टू F2 बराबर 2F1 होता है, F2 इंटू F3 और 3F1 हो जाता है दोस्तों। मतलब वो इसका रेशियो F1 F2 F3 का रेशियो 1:2:3:4:5:2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओपन ऑर्गन पाइप दैट इज सेम एज अ स्ट्रिंग का केस आ जाता है दोस्तों। फिलहाल अब ये खत्म हो गया यहाँ पे, अब बात करते हैं दोस्तों दैट इज अपना nth ओवरटोन का। nth ओवरटोन का लिए n+1 या लिख सकते हैं n+1 इंटू F1 के लिए बात करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम बीट का। इसकी बात करते हैं बीट्स, ये क्या होता है? द सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड बीट्स। उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत छोटा हो और वो जब सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों बीट्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं? बीट्स। आइए बात करते हैं क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जूम कर लेंगे और यहाँ तक बेसिकली हमको पढ़ना है, क्योंकि अब ये सिलेबस से हट गया है डॉपलर इफेक्ट। लेकिन आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में अलग से सेपरेट वीडियो में। स्टैंडिंग वेव एंड बीट की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव सेम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है? स्लाइटली डिफरेंस होती है। ट्रेवलिंग वेव इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन में होता है। बीट में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। नंबर ऑफ बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो दोस्तों कैसे? नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड निकालना होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकेंड बराबर कर दो, नंबर ऑफ कितना मैक्सिमम पर सेकेंड है उसके बराबर कर दो, या नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकेंड बराबर होता है बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज F2 माइनस F1 का। नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? F2 माइनस F1। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड या नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकेंड या नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? बीट पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? F2 माइनस F1। फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन में बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो 1 अपॉन में F2 माइनस 1 अपॉन में F1 हो जाता है दोस्तों। बीट पर सेकेंड को लिख सकते हैं दोस्तों F2 माइनस 1 मोड में, तो वी अपॉन में लैम्डा 2 या माइनस में वी अपॉन में लैम्डा 1। ठीक है, ये इससे भी आ जाता है, यहाँ से दोस्तों लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। जब बीट फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, तो इससे आ जाती है, जबकि वहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव दिया रहता है। ठीक है, अब आते हैं इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम दैट इज ए मिनिमम का स्क्वायर दैट इज A1 माइनस A2 का मिनिमम का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? नोट पॉइंट है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क होती है जैसे, ये होती है ट्यूनिंग फॉर्क दोस्तों। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें वैक्सिंग कर रहे हो, वैक्सिंग मतलब इसके ऊपर मास और ऐड कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो, लोडिंग इंक्रीज कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे टन से मान के टेस्ट किया जाता है, तो इसको कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब जब मास को ऐड करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या करो? स्क्रेचिंग कर दो उसको, रगड़ रगड़ के, और उसका रगड़ रगड़ के मास उसका कम कर दो। मास स्क्रैचिंग करके मास कम करोगे, मास लोडिंग डिक्रीज, तो यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ गए अगर समझ गए दोस्तों तो ये बढ़िया बात है। अगर कोई भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ छूट गया हो कहीं से भी, तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो मैं उसे कवर कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सारा करा दिया है, और जो भी ना समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल फिलहाल लास्ट में जाते जाते आपको पता है, मैं आपको एक बढ़िया सा थैंक यू देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक प्यारा सा थैंक यू और एक प्यारी सी राजा बाबू वाली स्माइल दूंगा दोस्तों। ये लीजिए स्माइल।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ सफल होजिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।